क्या आप लोग भी अपनी YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम फीड पर रिसेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स और वीडियोस बार बार देख रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। और जाहिर है इस वजह से आपके मन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे। जैसा इंडिया में रिसेशन आएगा या नहीं, क्या वर्ल्ड वाइड मार्केट में रिसेशन आएगा या वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगी? रिसेशन आने के पीछे बहुत से कारण एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और रिसेशन को प्रिडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट इकोनॉमी को लेके सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसकी टाइमिंग्स को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम इकोनॉमिस्ट के होते। रिसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस को लेके इकोनॉमिस्ट अलग अलग राय रखते हैं। इनफैक्ट आज की इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत से जियोपॉलिटिकल रीजंस भी रिसेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रेडिवेल्थ में हमने इस वीडियो सीरीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिससे आप लोग रिसेशन के कॉज एंड इफेक्ट्स को सही तरीके से समझ पाएंगे। इस वीडियो सीरीज के दौरान हम हिस्टोरिक केस स्टडीज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है और मार्केट इस चेंज इन बिहेवियर पर कैसे रिएक्ट करती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसेशन? आखिर रिसेशन क्या होता है? रिसेशन किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक ऐसा टेम्परेरी टाइम पीरियड होता है जिसमें जीडीपी दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में डिक्लाइन करती है। यानी किसी भी देश में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश में प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन सिर्फ जीडीपी डिक्लाइन को रिसेशन की डेफिनेशन नहीं माना जा सकता। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है जहां वो बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा कलेक्ट करती हैं, उनके अनुसार रिसेशन के लिए इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिक्रीज इन रिटेल सेल्स और डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे पैरामीटर्स जिम्मेदार होते हैं। रिसेशन को सिर्फ एक वीडियो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम आज की वीडियो में ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पहले इकोनॉमिक बबल को कवर करेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक बबल्स आर वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच रिसेशन अकर्स। इकोनॉमिक बबल्स के दौरान किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज का प्राइस उसकी रियल डिजर्विंग वैल्यू से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक बबल्स को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन बबल्स के बर्स्ट होने पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और अगर एज अ इन्वेस्टर हम इसकी एग्जैक्ट स्टेज का पता लगा पाएं तो हम अपने आप को इसमें फंसने से बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स बबल की लाइफ को 5 मेन स्टेजेस में बांटते हैं। स्टेज 1, डिस्प्लेसमेंट। इस स्टेज में लोगों का इंट्रोडक्शन किसी नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, कमोडिटी या सर्विस से होता है। स्टेज 2, प्राइस बूम। इस स्टेज में प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होती हैं क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल मनी या स्मार्ट मनी मार्केट में इस सो कॉल्ड नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करना स्टार्ट करती है। स्टेज 3, यूफोरिया। इस स्टेज में रिटेलर्स की एंट्री स्टार्ट होती है, यानी आम लोग इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। मीडिया में इसकी कवरेज बढ़ना स्टार्ट होती है और जिससे एक ऐसा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें हर कोई बाइंग करता है और जिसकी वजह से प्राइसेस और भी तेजी से बढ़ते हैं। स्टेज 4, प्रॉफिट टेकिंग। स्मार्ट मनी इस स्टेज में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करती है क्योंकि इस स्टेज में वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो अब उस टेक्नोलॉजी या सर्विस के एक्चुअल डिजर्विंग प्राइस से कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। स्टेज 5, बबल बर्स्ट या पैनिक सेलिंग। इस स्टेज में प्राइसेस औंधे मुंह गिरते हैं क्योंकि हर किसी को यह रियलाइजेशन होता है कि प्राइसेस बिना किसी सर पैर के इतना ज्यादा बढ़े हैं। इकोनॉमिक बबल्स में प्राइस इंक्रीज तब तक होता है जब तक उसे खरीदने के लिए फ्रेश बायर्स आते रहते हैं, लेकिन ये सिलसिला हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रह सकता। और जैसे ही लोगों को इसका रियलाइजेशन होता है, इसकी वजह से प्राइसेस में बहुत तेजी से गिरावट आती है। ये सब सुना सुना सा लग रहा है ना? अगर आपने ये अंदाजा लगा ही लिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यही सब तो हो रहा है। यहां भी आप एक बबल बर्स्ट होता हुआ देख रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है तो शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन इकोनॉमिक बबल पहले भी कई बार क्रिएट हुए हैं।
जब किसी तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही कोई स्टॉक मार्केट थी। लेकिन एक चीज हमेशा से थी और वो है ह्यूमन ग्रीड। इकोनॉमिक बबल्स को समझने के लिए हमें ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पहले इकोनॉमिक बबल को समझना होगा, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है। ये इकोनॉमिक बबल 1634 से 1637 के बीच में पीक पर पहुंचा था, जहां एक ट्यूलिप की वैल्यू 10,000 गिल्डर्स तक जा पहुंची थी। और इस हाई प्राइस का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि ये वैल्यू उस वक्त एम्स्टरडेम में एक बड़ा मैंशन खरीदने के लिए काफी थी। लेकिन ये यहां तक कैसे पहुंची, इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे झांक करके देखना होगा। 1600 का नेदरलैंड्स एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक बूम से गुजर रहा था, क्योंकि वहां के ट्रेडर्स स्पाइस ट्रेड से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे। स्पाइस के साथ साथ उस वक्त नेदरलैंड्स में ट्यूलिप भी इंपोर्ट हुआ करते थे। ट्यूलिप बहुत ही रेयर कमोडिटी थी, क्योंकि इसके एक फूल को उगने में अच्छा खासा समय लगता था। और ये ट्यूलिप सभी अमीर लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थे। एक वायरस आउटब्रेक की वजह से कुछ ट्यूलिप्स के फूलों में कुछ ऐसे कलर चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से ये ट्यूलिप बाकी के सॉलिड कलर्स वाले कॉमन ट्यूलिप से काफी डिफरेंट दिखने लगे, और जिसकी वजह से ये और भी रेयर हो गए। सिंस ये ट्यूलिप सभी अमीर लोगों की पहली पसंद थी, तो इसे लेकर एक अच्छी खासी डिमांड भी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और ये सिलसिला तब तक बढ़ता रहा जब तक कि प्राइसेस एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां ट्यूलिप के प्राइसेस घरों की प्राइसेस के बराबर हो गए। ह्यूमन ग्रीड किसी भी इकोनॉमिक बबल के क्रिएट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है। 1634 में स्टॉक मार्केट्स नहीं थी, ना ही कोई नई टेक्नोलॉजी थी। बावजूद इसके ह्यूमन ग्रीड ने एक इकोनॉमिक बबल को क्रिएट किया। सो एज ए इन्वेस्टर हमें यहां से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हर चीज की एक फेयर वैल्यू होती है, और वो जब उससे कहीं ज्यादा प्राइस पर बिकने लग जाए तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। ट्यूलिप एट द एंड ऑफ द डे एक फूल था जो डेकोरेटिव पर्पसेस में यूज होता था। इसकी लाइफ बहुत छोटी थी। ये फूल रेयर तो था, लेकिन इसके अलावा इसका कोई और यूज नहीं था। तो आखिर कैसे एक फूल की इतनी हाई कीमत को जस्टिफाई किया जा सकता है? इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे ही कई हिस्टोरिक रिसेशंस को कवर करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स को भी ड्राइव करने के पीछे ह्यूमन सेंटिमेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस को इजी और क्रेडिबल तरीके से समझाना ही हमारा मकसद है।